इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है टॉम और गैमा नाम की दो कपल्स को दिखाते हुए, जो कि न्यूली सिटी में आए थे और उन्हें एक अपार्टमेंट चाहिए था। कई दिनों से वो दोनों अपार्टमेंट ढूंढने के चक्कर में कई सारे ब्रोकर्स के पास भी जा रहे थे। टॉम और गैमा के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो हाई रेट वाले अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके, इसीलिए वो रहने के लिए बिलो एवरेज वाले अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे। तब अचानक उन दोनों की मुलाकात मार्टिन नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है। मार्टिन तो बात करते हुए उन दोनों को अश्योरिटी दे रहा था कि मैं आप सभी को बहुत ही लो रेट में अपार्टमेंट दिलवाऊंगा। टॉम और गेमा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें अच्छा ब्रोकर मिल ही गया। लेकिन मार्टिन का बिहेवियर और बात करने का तरीका काफी ज्यादा अजीब और वियर्ड था। लेकिन टॉम और गेमा इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मार्टिन उन्हें अच्छे रेट में अपार्टमेंट दिलवा रहा था। अब मार्टिन उन दोनों को साथ में लेकर अपार्टमेंट दिखाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो उन्हें यॉन्डर नाम की एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी के अंदर लेकर आ गया था, जहां पर काफी सारे घर मौजूद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि यॉन्डर सोसाइटी के अंदर जितने भी अपार्टमेंट मौजूद थे वो सब पूरी तरीके से सेम दिख रहे होते हैं। यानी कि अपार्टमेंट के कलर से लेकर उनके बनाए गए स्ट्रक्चर सभी के सभी एक जैसे दिख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी जगह एक छोटी सी दुनिया हो जहाँ पर सभी लोग डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं। अब मार्टिन टॉम और गेमा को लेकर रूम नंबर 9 में आ जाता है। दोनों उस अपार्टमेंट के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगे थे और उन्हें वो अपार्टमेंट काफी पसंद भी आ गया था। मार्टिन तो उन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपार्टमेंट देखने के लिए कह देता है। टॉम और गेमा ऊपर के कमरे में जाकर सारी चीजें चेक करने लगे थे। लेकिन अब मार्टिन, जो शुरुआत से ही काफी अजीब बिहेव कर रहा था, वो वहाँ से चला जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो टॉम और गेमा से कुछ छुपा रहा है और वहाँ से चोरी चुपके निकल रहा है। यहाँ टॉम और गेमा को तो अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो दोनों मार्टिन के पास आने लगते हैं। पर मार्टिन तो वहाँ से गायब हो चुका था और कहीं भी अपार्टमेंट में दिखाई नहीं दे रहा होता। टॉम और गेमा जब उसे पता करने के लिए बाहर आते हैं तब उन्होंने देखा कि मार्टिन की कार भी नहीं मौजूद है। इस बात से वो दोनों थोड़ा सा डर गए क्योंकि मार्टिन पहले से ही काफी अजीब बिहेव कर रहा था और ये जगह भी बहुत ज्यादा अजीब है। इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द अपनी कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से दूर जाने लगते हैं। अपनी कार से थोड़ा सा सफर तय करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ गए हैं, यानी कि अपार्टमेंट नंबर 9 के पास। ये चीजें टॉम और गेमा को तो अब बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। वो तुरंत ही अपनी कार को फिर से घुमाते हैं और निकल पड़ते हैं सोसाइटी के एंट्रेंस की तरफ। लेकिन अब यॉन्डर नाम की उस सोसाइटी का एंट्रेंस कहीं गायब ही हो चुका होता है, जैसे कि ये एक भूल भुलैया हो और उसके अंदर टॉम और गेमा फंस चुके हैं। जब भी बाहर निकलने के लिए वो दूसरा रास्ता ट्राई करते थे तब घूम फिर कर वो हमेशा अपार्टमेंट नंबर 9 के पास ही आ जाते। इन चीजों से तो टॉम का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा था, पर उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं होता अपनी कार चलाकर यहाँ से बाहर निकलने के सिवाय। लगातार ट्राई करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब तो रात भी होने आ गई थी और उनकी कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। तो अब मजबूरी के कारण वो दोनों कार से उतर गए और अपार्टमेंट नंबर 9 के अंदर ही एक रात गुजारने का डिसाइड किया। हालांकि उन्हें डर भी लग रहा था लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो दोनों बिना कुछ सोचे अपार्टमेंट नंबर 9 के अंदर चले जाते हैं। टॉम और गेमा जब हाउस नंबर 9 के अंदर आए तो उन्हें एक रेफ्रिजरेटर के अंदर शैंपेन की बोतल मिलती है। उसके अंदर कई सारी स्ट्रॉबेरीज रखी थी, इसीलिए टॉम और गेमा उन्हें खाने लगे होते हैं क्योंकि दोनों ने पिछले एक दिन से कुछ नहीं खाया होता। पर बाद में उन्हें पता चला कि ये सिर्फ दिखने में स्ट्रॉबेरीज हैं, इनके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता। दोनों ने तो शैंपेन भी नहीं पी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शैंपेन के अंदर जरूर कुछ मिलाया गया होगा और इसीलिए वो दोनों बिना कुछ खाए पिए वहीं पर सो जाते हैं। रात को तो टॉम और गेमा को अच्छे से नींद भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का साथ देते हुए उसी अनजान अपार्टमेंट में सोए हुए थे। अब अगले दिन सुबह होने पर टॉम डिसाइड करता है कि वो अपार्टमेंट नंबर 9 की छत पर चढ़कर देखेगा। उसे पता करना था कि आखिर इस पूरी जगह का एंडिंग पॉइंट क्या है जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सके। टॉम किसी भी तरीके से हाउस नंबर 9 की छत पर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ उसी तरीके के अपार्टमेंट से दिखाई दे रहे थे, यानी कि इस जगह से एंडिंग पॉइंट ढूंढ पाना बिल्कुल भी नामुमकिन होता है। ऐसा लग रहा था कि मिलियंस की संख्या में यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं जो सेम टू सेम दिखाई देते हैं। टॉम अब तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था क्योंकि उसे समझता ही नहीं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी गेमा टॉम को एक आइडिया देती है कि हमें एक रास्ते पर सीधे चलते जाना चाहिए, जिससे कि हम गोल गोल एक ही जगह पर नहीं घूमेंगे और एंड में हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर जगह खत्म हो जाती थी। इसीलिए टॉम और गेमा अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक सीधे रास्ते की तरफ चलते जाते हैं। रास्ते में उनके सामने जो भी चीजें आ रही थी वो उनके ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से करते करते उन्हें कई घंटे बीत गए थे, लेकिन अभी तक वो
एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता। फिर भी टॉम और गैमा हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर वो ट्राई नहीं करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए इसी अपार्टमेंट वाली जगह पर फंस जाएंगे। काफी देर तक चलने के बाद दोनों का ही स्टेमिना काफी ज्यादा खत्म हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वो दोनों एक अपार्टमेंट की तरफ आ गए जहाँ पर लाइट्स चालू थी। टॉम और गैमा को लग रहा था कि हमारी तरह जरूर यहाँ पर भी कोई अपार्टमेंट में रह रहा है, इसीलिए दोनों तुरंत ही खिड़की के किनारे से देखने चले गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है कि वो अपार्टमेंट तो उन्हीं का था जहाँ पर टॉम और गैमा ने एक रात गुजारी थी, जिसका मतलब होता है कि वो दोनों फिर से घूम फिर कर उसी जगह पर आ चुके थे। इस बार तो गैमा भी अपना कंट्रोल खो देती है। अब दोनों ही फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी टॉम को अपने अपार्टमेंट के बाहर एक डिलीवरी बॉक्स दिखाई दिया, जिसे कि वो तुरंत ही घर में आकर गैमा के साथ खोल की चेक करने लगता है। लकीली उस बॉक्स के अंदर कुछ खाने पीने की चीजें थी और डेली रूटीन में आने वाले कई सारे सामान मौजूद होते हैं। देखकर लग रहा था कि इन सारे सामानों के साथ वो कई दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। लेकिन इस समय टॉम और गैमा का मानसिक संतुलन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो बॉक्स के कर्टन्स निकालकर उसे जला देते हैं और उसे गर्म करके पूरे अपार्टमेंट में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते हाउस नंबर 9 पूरा का पूरा जलने लगा था। टॉम और गैमा को तो लग रहा होता है कि इतनी बड़ी आग देखकर कोई न कोई तो हमारी मदद करने जरूर आएगा। वो दोनों तो एक साथ बैठकर बेसब्री से वेट करने लगे थे कि आखिर कौन मदद करने आ रहा है। घर में लगी हुई आग तो धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई और वो दोनों तो घर के बाहर बैठकर वहीं सो जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब दोनों की आंखें खुलती हैं, तब बहुत ही अनजान चीज उनके साथ होती हुई दिखाई दे रही थी। वो पूरी जगह तो किसी अनजान फॉग से घिर चुकी थी। टॉम और गैमा ने देखा कि जिस हाउस नंबर 9 को उन्होंने पूरी तरीके से जला दिया था, वो अब वापस से पहले जैसा हो चुका है। पर आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई, इनका उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता। अब उस अपार्टमेंट के बाहर एक और बॉक्स रखा हुआ था, जिसे कि गैमा जाकर तुरंत ही देखने लग जाती है। लेकिन इस बार बॉक्स के अंदर कुछ खाने पीने के सामान नहीं, बल्कि एक छोटा बच्चा मौजूद था। उस बच्चे के साथ एक लेटर भी मौजूद होता है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा था कि तुम्हें इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना होगा, और एक बार अगर ये बच्चा पूरी तरीके से बड़ा हो गया तो तुम दोनों को आजादी मिल जाएगी। टॉम और गैमा तो एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे थे कि आखिर उन्हें क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद दोनों को अंदाजा तो हो चुका था कि वो दोनों इतनी आसान तरीके से इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है इस लेटर में जैसा लिखा है वैसा परफॉर्म करने के लिए, यानी कि उन दोनों को यहीं पर रहकर इस बच्चे का पालन पोषण करना होगा। धीरे धीरे करके टॉम और गैमा उसी अपार्टमेंट के अंदर अपने दिन गुजारने लगते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह होती है कि उनके खानों के अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता। ऐसा लग रहा होता है कि वो विदाउट टेस्ट के कोई वेजिटेबल खा रहे हो। धीरे धीरे इसी तरीके से करते हुए उन्हें वहां पर पूरे 98 डेज बीत जाते हैं। अब तो वो अनजान लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। लेकिन टॉम और गैमा के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि उन्हें यहाँ पर सिर्फ 98 डेज ही बीते थे, और ये लड़का भी सिर्फ और सिर्फ 98 डेज का है। लेकिन देखने पर तो वो पूरी तरीके से 5 से 10 साल का बच्चा लग रहा था। आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे इस बच्चे को मिल जा रही थी? यही सारी चीजें टॉम और गैमा के दिमाग में घूम रही होती है। साथ ही साथ उस बच्चे की आवाज किसी 25 साल के आदमी जैसी थी। मम्मी पापा। साथ ही साथ वो लड़का इतना ज्यादा वियर्ड था कि वो टॉम और गैमा को लगातार देखते जाता और उन्हें कॉपी करता। एक समय के बाद तो वो उन दोनों को मेंटली टॉर्चर करने लगा होता है। उस लड़के की सबसे ज्यादा बुरी बात ये होती थी कि जब भी उसे भूख लगती तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, खाना दो मुझे खाना। और ये सारी चीजों की वजह से टॉम और गैमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी होने लगी थी। उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन दोनों पर ही इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ मौजूद तो थे, लेकिन ये इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है जो उन दोनों को अंदर से पूरा तोड़ कर रख दे रहा था। पर अब शायद उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। उन दोनों के मन में सिर्फ एक ही होप थी कि इस बच्चे को कैसे भी बड़ा करे, और उस लेटर के अकॉर्डिंग उसके बाद उन दोनों को आजादी मिल जाएगी। वो दोनों मिलकर उसी दिन का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। अब एक दिन टॉम बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा था। सिगरेट खत्म होने के बाद जब उसने छोटा सा टुकड़ा जमीन पर फेंका, तब थोड़ी जगह की ग्रास जल जाती है और पहली बार टॉम को मिट्टी वाली जमीन देखने मिली थी। वो तो तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर उस छोटी सी जगह पर खुदाई करने लगा, जिसमें कि गैमा भी शुरुआत में उसकी मदद करती है। खुदाई करते करते टॉम ने तो उस जगह पर एक गड्ढा सा बना दिया था, और वो सोच रहा था कि लगातार खुदाई करने के बाद शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन कई घंटों तक लगातार ये काम करने पर गैमा परेशान हो गई
थी। वो बार बार टॉम को समझा रही होती है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए तुम ये काम करना बंद कर दो। पर टॉम तो किसी की नहीं सुनने वाला था। वो हर सुबह उठता और इक्विपमेंट से लगातार खुदाई करने लगता, जैसे कि ये खुदाई करना उसके पूरे दिन का रूटीन बन चुका हो। गेमा तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में घर में ही बैठा करती। वो लड़का जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वो टीवी के पास बैठकर कोई अनजान चैनल देखने लगता है जिसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट आकृतियां बनती जा रही थी। पता नहीं लड़के को उसके अंदर क्या समझ रहा था, पर वो दिन रात उसी टीवी को देखते रहता। ग्यामा बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उस लड़के को वहां से हटा देती है और टीवी बंद कर देती है, क्योंकि ये सारी चीजें उनको परेशान कर रही थी। टॉम की भी सहने की लिमिट एक बार क्रॉस हो जाती है और वो उस बच्चे को उठाकर कार के अंदर बंद कर देता है। लेकिन यहाँ ग्यामा को उस बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही थी, क्योंकि उसने बचपन से ही उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए वो लड़के को बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकती। गेमा तुरंत ही आकर उस लड़के को कार में से बाहर निकालती है और घर के अंदर लेकर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि गेमा इतने दिनों में उस लड़के को अपना बेटा मानने लगी है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद टॉम और गेमा के बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ने लगी थी। गेमा तो अपना आधे से ज्यादा वक्त उस लड़के को संभालने में देती, वहीं टॉम लगातार जमीन के अंदर खुदाई करता जा रहा था। वो तो कभी कभी उसी के अंदर सो जाता है। अब एक दिन जब गेमा घर के अंदर आती है तो उसे वो लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उसने देखते ही देखते पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे वो बच्चा मिलता ही नहीं। गेमा तुरंत ही बाहर आकर भी चेक करने लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो बच्चा अपने आप ही वापस आ चुका था। गेमा को तो उस बच्चे के हाथ में एक अनजान सी किताब दिखती है, जिसे कि वो घर के अंदर लेके आके पढ़ने लगी थी। बट वो किताब पूरी तरीके से किसी अलग ही लैंग्वेज में लिखी थी, जिसे कि इंसान नहीं पढ़ सकते थे। गेमा जब उस किताब को देखते रहती है, तभी उसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दिए, और ऐसे सेम स्ट्रक्चर्स वो लड़का टीवी पर भी देखा करता था। किताब में तो इंसानों की कई सारी ड्राइंग्स भी बनी होती हैं, जिनके नेक वाले रीजन पर कुछ न कुछ अजीब सी चीजें मौजूद थीं। तब जाकर गेमा को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि जरूर ये लड़का जो कि उस अनजान सी चीजों को टीवी पर देखता था, उसे कुछ न कुछ तो पता है। इसीलिए गेमा उस लड़के के पास आकर कह रही थी कि आखिर तुम्हें ये किताब किसने दी और उसने तुम्हें क्या कहा। तब वो लड़का कहता है कि मुझे ये सारी चीजें बताने की अनुमति नहीं है। अब गेमा को ये सारी चीजें पता तो करनी ही थी, इसीलिए वो उस लड़के के साथ एक गेम खेलने लगी। वो कहती है कि मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगी, तुम्हें उसकी नकल करनी है। गेमा सबसे पहले टॉम और अपना नाम लेती है, जिसकी सेम टू सेम नकल वो लड़का करने लगा था, और फिर अंत में गेमा ने कहा कि उस आदमी की नकल करो जिसने कि तुम्हें ये किताब दी है और वो तुमसे आखिरी बार मिला था। ये बात सुनते ही उस लड़के की बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगे। उसकी आंखें एकदम ऊपर की तरफ हो जाती हैं और नेक वाले रीजन पर कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलने लगी थी। ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर गेमा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसे अब समझ में आ चुका था कि ये लड़का किसी इंसान का बच्चा तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई अनजान और खतरनाक प्रजाति का हाथ है। पर अब गेमा और टॉम के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इस बच्चे के साथ इसी अपार्टमेंट में रहने के सिवाय। धीरे धीरे अब और भी ज्यादा समय बीतते चले जाते हैं, जिसके साथ साथ वो अनजान लड़का भी अब काफी बड़ा हो चुका था। वो लड़का तो फिजिकली अब टॉम और गेमा से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया था, जो दोनों को पहले से ज्यादा टॉर्चर और डोमिनेट करता था। इतने दिनों के बाद तो टॉम और गेमा की हालत उस अपार्टमेंट में किसी नौकरों जैसी हो गई थी। हमें वॉशरूम में टॉम की बॉडी पर बहुत सारे घाव के निशान दिखाए जाते हैं, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि उस लड़के ने किया था। यानी कि वो लड़का दोनों को ही डोमिनेट करता और काफी ज्यादा मारता। टॉम और गेमा समझ नहीं पाते थे कि वो लड़का खाना खाने के बाद सुबह कहाँ निकल जाता था। ये सारी चीजें तो सिर्फ एक मिस्ट्री होती हैं, जिसे कि वो दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। गेमा ने तो उस लड़के का हर बार पीछा किया था, लेकिन थोड़ी दूर तक जाने के बाद भी वो लड़का अचानक कहीं गायब हो जाता। यानी आखिरकार वो कहाँ जाता है और इतनी बड़ी जगह पर किससे मिलता है, इसका उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं होता। अब यहाँ टॉम जो लगातार जमीन को बहुत ही अंदर तक खोद रहा था, उसे वहाँ पर किसी आदमी की डेड बॉडी मिलती है। टॉम ने जैसे ही उस डेड बॉडी का चेहरा देखा, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। टॉम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। गेमा तुरंत ही टॉम के पास आकर उसे संभालती है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन टॉम की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब तो वो अनजान लड़का भी घर पर आ जाता है, जिसने कि सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। यानी गेमा और टॉम अब घर के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकते। वो लड़का तो टीवी पर वही सारी आकृतियां और स्ट्रक्चर चालू कर देता है, जिसे कि वो बड़ी गौर से देखता जा रहा था। गेमा और टॉम को मजबूरी के कारण अपनी पूरी रात बाहर की तरफ ही गुजारनी पड़ती है। लेकिन बुरी खबर तो तब हुई जब सुबह होने के बाद
बाद गैमा को पता चला कि टॉम अब मर चुका है। गैमा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये चीजें उसके साथ कैसे हो गई। वो तो लगातार टॉम के लिए रोती रहती है। अब वो अनजान लड़का जो अब काफी बड़ा हो चुका था वो घर से बाहर आता है और टॉम की डेड बॉडी रखने के लिए एक बैग देता है। टॉम की डेड बॉडी को उस बैग के अंदर डाल दिया गया था, जिसके बाद टॉम को उसके द्वारा ही खोदे गए उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। और ये सारी चीजें करते समय उस अनजान लड़की को काफी मजा भी आ रहा था, लेकिन गैमा जिसकी मेंटल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी वो तो उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। उसे लग रहा था कि इसी अनजान लड़के की वजह से उसकी लाइफ अब बर्बाद होने आ चुकी है और टॉम की मृत्यु भी इसी की वजह से हुई। उस लड़के के फेस पर थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। गैमा तो देखते ही रह गई क्योंकि वो लड़का अब जमीन में से एक रास्ता बनाता है और उसके अंदर किसी जानवरों की तरफ भागते हुए चला जाता है। वो बिल्कुल भी इंसान लग ही नहीं रहा था, लेकिन गैमा भी हार नहीं मानने वाली। वो भी उस अलग से बनाए गए रास्ते के अंदर चली जाती है और दरवाजा खोलकर लड़की को ढूंढने लगती है। पर उसने नोटिस किया कि इस जगह पर भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिसके सामने एक औरत मौजूद थी। वो भी पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। गैमा जब उसे शांत कराने गई तभी अचानक उसके हाथ और पैर जमीन के अंदर धंसने लगे थे, जैसे कि कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। गैमा अब उस घर से नीचे की तरफ जाते हुए अलग अलग प्लेस पर जाते जा रही थी, जैसे कि वो डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रेवल कर रही हो। और अब लगातार नीचे गिरते समय अंत में वो उसी अपार्टमेंट में आ जाती है जिसका नंबर 9 था। गैमा की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जैसे कि उसके पैर और हाथ काम ही नहीं कर रहे हों। एक समय पर तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तभी वो लड़का एक और बैग लेकर बाहर निकला और उसने गैमा की बॉडी को उसके अंदर डाल दिया। वो गैमा को टॉम के साथ उसी गड्ढे के अंदर फेंक देता है। ताज्जुब की बात ये थी कि गैमा अभी भी मरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उस लड़के ने गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दी और गैमा को जिंदा ही दफना दिया। जिसके बाद वो लड़का रूम नंबर 9 में आता है और वहाँ की सारी चीजों को अरेंज करने लगता है। उसने तो टॉम और गैमा द्वारा चेंजेस किए गए सारी चीजों को पेंटिंग कर दिया और उनके पूरे वजूद को ही मिटा दिया। जिसके बाद वो लड़का हाउस नंबर 9 को पूरी तरीके से तैयार करके वापस चला जाता है मार्टिन के पास। हमें दिखाया गया कि मार्टिन इतने कम समय में काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसका लाइफ स्पैन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिसके बाद वो मर जाता है। उस अनजान लड़के ने तो मार्टिन की बॉडी को बैग में भरा और कहीं दूर फेंक दिया, जिसके बाद वो खुद मार्टिन का बैज अपने बॉडी पर लगा लेता है। यानी कि पूरा साइकिल खत्म होने के बाद उस लड़के ने मार्टिन की पोजीशन ले ली थी। अब यहाँ टॉम और गैमा की तरह सेम टू सेम एक कपल आते हैं अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, जिसे कि वो लड़का रियल एस्टेट एजेंट बनकर उन दोनों को अपार्टमेंट दिखाने के लिए चला गया। ये सेम टू सेम उसी की तरह होता है जिस तरीके से टॉम और गैमा को फंसाया गया था और हमारी ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।